प्यारे बच्चों, चूंकि ये शिक्षण संस्था का कार्यक्रम है, इसलिए मैं शिक्षा का उद्देश्य बताता हूँ कि शिक्षा है क्या और मनुष्य को बनाता है क्या। अभी आप हार्डली सब यहाँ 12 से हैं, 12 तक ही है ना, लेकिन शिक्षा की 3 डिग्रियां होती है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री, इससे ज्यादा डिग्रियां नहीं होती है। तो मैं ये घटना बता रहा हूँ डॉक्टर डिग्री की, जिसे हिंदुस्तान में PhD कहा जाता है। हमारे प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड में आकर एक लाइन लिखा कि मैन इज एन एनिमल, मैन इज एन एनिमल। ये लाइन किसने लिखा? जिसे अभी भारत सरकार तकरीबन 1.25 लाख पेमेंट देती है, उस व्यक्ति ने ब्लैक बोर्ड में लिखा कि मैन इज एन एनिमल, इंसान एक पशु है। जितने भी क्लास में स्टूडेंट थे सबने हाथ खड़ा किया कि सर ऐसा क्यों? बस उन्होंने एक लाइन जोड़ा, मैन इज एन एनिमल में एक लाइन जोड़ा कि मैन इज ए रेशनल एनिमल, RATIONAL, जिसका अर्थ होता है विवेकी, जिसका अर्थ होता है बौद्धिक, जिसका अर्थ होता है न्यायसंगत। हम लोग भी पशु हैं, लेकिन हम इंसान मनुष्य कब बनते हैं? जब हमें विवेक आता है। तो शिक्षा का एक लाइन हम उत्तर समझ सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इंसान को पशु से इंसान की ओर लेकर आता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है प्यारे बच्चों जो दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है। आपको लग रहा है कि मैंने ये क्या कहा दिया, ब्रह्मांड को बदल सकता है? तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा और शायद आप लोग पढ़ेंगे। निकोलस कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया था। उस समय बाइबिल और दुनिया के सबसे बड़े धर्म जिसे हम ईसाईयात कहते हैं, उसका मानना था कि धरती एक जगह, ब्रह्मांड का केंद्र धरती है और सूरज उसकी परिक्रमा करता है। तो ब्रूनो ने तर्क क्या दिया कि नहीं, सूरज केंद्र है और धरती उसकी परिक्रमा करता है। तो क्या हुआ? ब्रूनो को 7 साल कैद में रखा और अंत में चौराहे में लाकर उन्हें जिंदा जला दिया। लेकिन आज दुनिया ने माना कि नहीं कि सूरज केंद्र है, पृथ्वी चक्कर काटती है। शिक्षा एक ऐसा चीज है जिससे सोच उत्पन्न होती है और वह सोच ब्रह्मांड को चुनौती देती है। आज हम जिस शिक्षा की बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम पढ़ने के बाद उसे लिखते हैं, पढ़ के लिखते हैं, मतलब एक एग्जाम पास करते हैं, उस एग्जाम को पास करने के बाद संभव एक नौकरी ले लेते हैं और उसमें एक व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं उस युग में परिवर्तन लाना, तो उस लिखी बातों को समझना भी होगा। अगर आप समझेंगे नहीं तो युग में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत देश की पहली महिला शिक्षिका थी। अगर वे खुद पढ़ लेती, और पढ़ ही लेती, लिया था उन्होंने, अगर पढ़ के सिर्फ अपना ही जीवन देखती तो आज आप यहाँ पे खड़े हो पाते? इस पुरुष प्रधान देश में ये महिलाएं बैठ पाती? ये रेखा देवी इस कुर्सी में बैठ पाती? जिस देश में हमेशा स्त्रियों को नीचा छोटा माना गया है, तो उन्होंने क्या किया? अपनी शिक्षा से समाज में क्रांति लेकर आई। राजा राम मोहन राय हुआ करते थे, वे जब शिक्षित हुए उन्होंने क्या दलील दी कि जितना अधिकार पुरुषों का है उतना स्त्रियों को मिलना चाहिए, और उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। सती प्रथा जानते हैं ना, जब पति मर जाए तो पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम समाज को परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा भाव है जहां हम द्वेष घृणा के संसार से प्रेम की ओर बढ़ सकते हैं। शिक्षा केवल चंद रुपए कमाने का तरीका नहीं है प्यारे बच्चों, शिक्षा समाज में बदलाव लाने का हथियार होता है। 10 क्लास के बच्चे आप पढ़े होंगे, नेल्सन मंडेला को पढ़ा है ना आपने? कितने लोगों ने पढ़ा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मैं उनके जीवन से घटना बताना चाहूंगा। वे लगभग 28 से 30 साल तक जेल में थे। उसके बाद वे साउथ अफ्रीका के पहले काले रंग के राष्ट्रपति बने। उससे पहले 300 सालों तक साउथ अफ्रीका में केवल गोरे लोग राष्ट्रपति बने थे। तो एक दिन की घटना है, वे एक रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। कौन? नेल्सन मंडेला। जब राष्ट्रपति है तो जाहिर सी बात है उनके साथ भीड़ रहेगी। जैसे आज गिरधारी भैया है, नरेश भैया है, ये लोग समाज के जब होते पे हैं तो इनके साथ भीड़ रहेगी। तो राष्ट्रपति थे, उनके साथ बहुत भीड़ थी जहाँ खाना खा रहे। लेकिन बगल की कुर्सी में एक व्यक्ति अकेला बैठकर खाना खा रहा था। तो मंडेला ने कहा कि उसे भी हमारे साथ ले आओ भाई, वो अकेला क्यों खा रहा? तो उस व्यक्ति को उठाकर मंडेला ने अपनी कुर्सी पर बैठाया और सबने मिलकर खाना खाया। वो व्यक्ति जब अकेला था तब वो ठीक था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन देश के राष्ट्रपति के सामने आने के बाद थर 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 कांपने लगा। वो व्यक्ति भोजन किया, वो चला गया। सबने पूछा कि सर वो अकेला था तो ठीक था, आपके पास आकर क्यों डरा? अरे आप तो देश के राष्ट्रपति हैं, आपके सामने क्या डर? मंडेला ने कहा सुनो ना, मैं जिस जेल में कैदी था ना उसका वो जेलर था। कभी हमको मारता था, कभी पीटता था, कभी मेरे जख्मा में नमक छिड़कता था, और आज वो सोच रहा है मैं तो राष्ट्रपति हूँ, वो तो मामूली जेलर है, मैं भी उसके साथ वही व्यवहार करूंगा। तो पागल गलत सोच रहा है। मंडेला अफ्रीका का राष्ट्रपति बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए। तो आपके भीतर जो भावना होनी चाहिए ना बच्चों, वो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की होनी चाहिए। और आप
मैं आपको अपने जीवन के एक वास्तविक घटना से परिचित कराता हूँ कि हम लोग पढ़ते हैं उसे केवल लिखते हैं, समझते नहीं है। पढ़ा और हमने लिखा और एग्जाम पास किया लेकिन समझा नहीं। 8, 9, 10 में तो सबने गुणसूत्र चैप्टर पढ़ा होगा, एक्स 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 वाई। एक पुरुष के पास गुणसूत्र होता है एक्स वाई और स्त्री के पास होता है एक्स एक्स। ये मेरे जीवन की वास्तविक घटना है, मैंने कई अवसरों पर इसका जिक्र भी किया कि रिश्ते मेरी चाची लगती थी, उनका 3 को बेटी हुआ था, तो उनको घर में गाली मिल रहा था। जनरली हम लोग यही करते हैं, आज भी समाज में यही कि बेटी हो गया तो कसूर किसका है? स्त्री का। लेकिन अगर आपने सच में ईमानदारी से पढ़ा है गुणसूत्र के चैप्टर को तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्त्री के पास 2 गुणसूत्र होता है, एक्स एक्स। वो बच्चा जन्म दे सकती है लेकिन बच्चा लड़का या लड़की होगा किस पे निर्भर करता है? उसके पति पर, क्योंकि उसके पास होता है एक्स वाई। अगर वो एक्स देगा तो लड़की के एक्स मिलके लड़की पैदा होगी, अगर उसके वाई गुणसूत्र आएगा तो वाई और एक्स मिलके लड़का होगा। तो हमने पढ़ा, उसने एग्जाम को लिखा भी लेकिन समझा नहीं। अगर समझती तो शायद वो गाली भी नहीं खाती और मार भी नहीं खाती और खड़ा होकर बोलती भैया इसमें मेरा क्या कसूर। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए उसे समझे और युग को परिवर्तनकारीशील होना चाहिए। और आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र में आपका मन भी बहुत पावरफुल है और शरीर तो पावरफुल है ही। आप जो चाहोगे कर सकते हो, बशर्ते आपका समर्पित भाव होना चाहिए। मैं पुनः एक उदाहरण दूंगा। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो निसंदेह आप लोग सुनेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट, शायद उनकी भी उम्र जिस तरह आज जिस उम्र में है उसी उम्र में थे नेपोलियन बोनापार्ट। उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई थी। ज्योतिष समझते हैं ना, जो हाथ को देखते हैं, हाथ को देखने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा ये होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ को देखने के बाद ज्योतिष ने कहा इसका जीवन बहुत ही दुखमय होने वाला है। तो उसकी माँ ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह सकते हैं कि इसका जीवन दुखमय होने वाला है? कहा कि इसके हाथ के लकीरों में ऐसा लिखा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की माँ ने कहा अगर हाथ में लकीरें नहीं होती तो कहा यह तो विधि का विधान है माते, इसको कोई टाल नहीं सकता। नेपोलियन बोनापार्ट उन्होंने एक पल का देरी नहीं किया। बचपन से एक छोटा सा हथियार लेके अपने साथ घूमते थे, उनको बचपन से सेनापति बनने का शौक था। उन्होंने अपने हाथ की लकीरों को ही 2 बार से काट दिया, अपने हाथ की लकीरों को ही 2 बार से काट दिया और बहते हुए लहू के साथ हाथ को ज्योतिष को दिखाया और कहा अब मेरे भविष्यवाणी आप क्या कहेंगे, अब मेरे बारे में आप क्या कहेंगे? उस ज्योतिष ने कहा जिसमें इतना समर्पण का भाव हो, जिसमें इतना जिद हो, वो विधि के विधान को भी डाल। तो आप उसी उम्र में हैं, अगर आप जिद करेंगे तो नियति को टाल सकते हैं, विधि के लिखे को टाल सकते हैं। काल के कपाल में लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। तो काल ने जो कपाल में लिखा है उसे शिक्षा के जोर से टाला जा सकता है। इसलिए आपका उद्देश्य होना चाहिए एक वास्तविक शिक्षा का, जिसकी आज सब इस समाज को जरूरत है। कहा गया प्यारे बच्चों कि उस उम्र को जो गवाएगा एक दिन वो पछताएगा, कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा सो पाएगा। तो कब तक डर लगाएगा, जो होना है सो होएगा। जिंदगी एक फानी है, अरे जान तो एक दिन जानी है, तुझको क्या हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है, हिम्मत तेरी जवानी। तो आज अगर इस उम्र में हमारा देश के साथ समर्पित होकर अगर कुछ करना चाहें तो मुमकिन है वो सफल होगा। और हम जिस शिक्षा की बात करते हैं, आज झारखंड निर्माण का हम श्रेय देते हैं विनोद बिहारी महतो को। उनका भी यही कहना था कि पढ़ो लड़ो, पढ़ो लड़ो, क्योंकि मानना था कि समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो अंधविश्वास है, उनके खिलाफ आपको लड़ना होगा और लड़ने से पहले आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बिना पढ़े आप लड़ोगे तो शायद हार जाओगे। इसलिए हमारा उद्देश्य एक ऐसे समाज की कल्पना होनी चाहिए जहां मनुष्य मनुष्य में भेद ना हो और शिक्षा का असल प्रयोग कीजिए। बाकी हमने जब मानव जीवन लिया है तो हमारे जीवन में कुछ जरूरत चीजें हैं, आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा का असली उद्देश्य होना चाहिए समाज को परिवर्तन करना। मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बताना चाहूंगा, क्योंकि भारत देश आज भी कहीं ना कहीं जात पात को लेकर हमेशा जलता रहता है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं थोड़ा सा चुनौती भी प्रस्तुत करूंगा ब्रूनो की तरह, कि जात पात होती है प्यारे बच्चों, जात पात किसमें होती है? पशु और पक्षियों में होती है। क्यों? क्योंकि एक कुत्ते की प्रजाति बिल्ली की प्रजाति से संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, एक हाथी की प्रजाति घोड़े की प्रजाति से संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। लेकिन एक मनुष्य की प्रजाति, अगर वो हिंदू है तो मुस्लिम के साथ, मुस्लिम है तो सिख के साथ, अमेरिका वाले भारत के साथ, भारत वाले जापान के साथ, अगर वो जाति में ब्राह्मण है तो राजपूत के साथ, राजपूत है तो कुर्मी के साथ, और कुर्मी है तो कोयरी के साथ बच्चे उत्पन्न कर सकता है कि नहीं? तो फिर जाति कहाँ रही? कहाँ रही जाति? तो जब तक आपने शिक्षा का, जब तक आपकी सोच डेवलपमेंट नहीं होगी, आप समाज की कुरीतियों को चुनौती नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा,
क्योंकि आप देश की रीढ़ हैं, आप देश के भविष्य हैं। आप प्रयास कीजिए, सबसे पहले आप शिक्षित होकर एक अनुकूलित समाज का निर्माण करें, जहां से लोग आपको अपना आदर्श माने और आपसे प्रेरित हो सके। क्योंकि बहुत सारे वक्ता हमारे बीच है, मैं अंत यही कहूंगा कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल। अरे लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तो प्यार कर, मिलेगी एक दिन मंजिल तुझे, ना किसी का इंतजार। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है तो उसी पे अपना ठिकाना रख। जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं, और जो रह गए इंतजार करते करते उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। तो प्यारे बच्चों, लीक से हटकर चलो और अपने लिए समाज में एक ऐसा स्थान सुरक्षित करो जिसके लिए आप आदर्श साबित हो सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, साथ ही साथ मंथन संस्था का आभार प्रकट करते हुए कि उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और साथ ही हमारे भी बहुत सारे एनजीओ बैठे हैं, उनको भी अभिवादन करते हैं कि उन्होंने भी समाज के बीच जाकर, लोगों के बीच जाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सबको कोटि कोटि धन्यवाद।